पॉडकास्ट अपना श्याम जी और वकार जी के साथ। मेरे आज कुछ क्वेश्चन थे जो मैं वकार जी और श्याम जी से करना चाहूंगा। जैसे कि ये लोग अपनी लाइफ में अभी फिलहाल स्टूडेंट है, किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई करना अभी जो है, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि ऑफलाइन हम किसी कोर्स को लेकर घर पे बैठ के तैयारी कर लें, उसमें आसानी होती है या उसमें हमारा प्रॉफिट होगा, उसमें हमको अच्छे से समझ में आएगा, या ऑफलाइन जाके हम पढ़ाई करते हैं उसमें हमको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये मैं जानना चाहूंगा श्याम जी से, फिर उसके बाद बकार जी से बात करते हैं। जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कौन कैसे समझ पाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा समझ पाते हैं और ऑफलाइन कम समझ पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन उनके समझ में ही नहीं आता। तो वो बच्चा पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन कैसे क्या समझता है। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते। जहाँ तक मैं देखा हूँ, ऑनलाइन इज मोर बेटर देन ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हम कंसेप्ट को रिवर्स कर सकते हैं। कंसेप्ट कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे हम पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन है वो एक बार हम लोग पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अगर नहीं आए क्लास में तो फिर वो छूट जाती है चीज़ें, और फिर उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक डिसएडवांटेज होती है हमारी ऑफलाइन में। और कभी क्लास मिस हो जाती है तो वो भी हमारी क्लास चली जाती है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन में अपना क्लास फिर से कर सकते हो। और ऑफलाइन का ये डिसएडवांटेज है कि एक बार मास्टर कॉन्सेप्ट समझा दिया और आपको समझ में नहीं आया तो फिर उसे समझना मुश्किल है। लेकिन ऑनलाइन में ये है हमारा कि एक बार आप जैसे एक लेक्चर देख रहे हो, उसे फिर रिवर्स कर सकते हो। आप उस अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, मल्टीपल टाइम, और अपने जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप वो देख सकते हो। मगर जैसे मैं मेरे दिमाग में ये चलता है कि अगर हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट का अलग असर पड़ता है। जैसे ऑफलाइन में हमारे हाथ में ये होता है कि हम कभी भी उठ जाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है, मतलब कि एक जगह पे बैठ कर टिकना और डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। और ऑफलाइन में ये चीज नहीं रहती है। ऑफलाइन में कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। हम एक बार में अगर बैठेंगे तो उम्मीद मतलब यही होता है कि पूरी क्लास लेकर ही उठना पड़ता है। और अगर कोई अचानक से कोई अलग सवाल मन में आ रहा है थोड़ा लॉजिक वाला, तो ऑनलाइन में हम रिवर्स करके तो देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन उस अचानक से कोई और लॉजिक हमारा आ रहा है, मन में पड़ा वो कुछ और है, तो अगर सामने टीचर होगा तो हम उससे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और उसको हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आपका बात सही है, लेकिन आप जो बोल रहे हो, जो एक्स्ट्रा सवाल मन में आया उसे पूछ सकते हैं ना। तो ऑनलाइन में भी ये सुविधा होती है, आप मैसेज कर सकते हो सर को, मैसेज द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सर ओकर जी, इसके बारे में थोड़ा। जैसे कि एक सेकंड भाई, जैसे कि मुझे समझ में आया है श्याम जी के अनुसार इतना कि मतलब ऑनलाइन वो पढ़ाई करें जिनके अंदर पेशेंस अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑलरेडी बुल्ड हो उनके पास, हाँ माइंड कंट्रोल हो थोड़ा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पहले से होशियार हो, उनके लिए ऑनलाइन बेटर है। नहीं तो बाकी ऑफलाइन से शुरू करें जो नया नया शुरू करना चाहते हैं, फिर बाद में ऑनलाइन जाए। ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन जाएंगे, मैं सही कह रहा हूँ श्याम जी? डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, थोड़ा होशियार होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस या कोर्सेज लेने चाहिए। उससे अच्छा अच्छा ग्रोथ मिलता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है उससे। हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि ऑफलाइन बैचेस ना आपको स्ट्रांग बनाती है। पूछो कैसे? आप बाहर रहते हो, आप एक आपकी एक रूटीन होती है कि सुबह उठना है, आपको क्लास जाना है, क्लास करने के आना है, कुछ होमवर्क वहाँ पे मिलते हैं, कुछ असाइनमेंट मिलते हैं, उसको भी आपको करने हैं। टाइमली खाना, घर फिर खाना भी इसमें मैटर करता है। घर पे घर की जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस, एक बच्चा बाहर रहकर ही सीख पाता है, समझ पाता है। और जो बोलते जैसे बाहर में खा रहे दाल ऐसे मिलते हैं जैसे दाल में बाढ़ आए हुए, सब्जी में सब, जैसे मैं टिफिन लगा रखा था तो लौकी आलू बनाया, मैं पूछा लौकी कहाँ था, बोल लौकी गल गया है दिखता ही नहीं है। तो आप ना घर की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी कि माँ का जो होता है ना, माँ बाप का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है ना, आपको उस टाइम पे समझ में आती है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो आपको स्ट्रांग बनाता है और आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे डेवलप करता है। मैं मानता हूँ ये स्ट्रगल है, नो डाउट स्ट्रगल है। हाँ, ऑफलाइन आप कर रहे हो, कृष्णा ने बिल्कुल सही कहा कि ऑफलाइन आप कर रहे हो और ऑनलाइन आप ले रहे हो, तो जो मतलब थोड़ी सी मतलब आप स्मार्ट हो गए तब आप ऑनलाइन लो। कि मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ, मैंने भी ऐसा करा है। मैं पहले ऑफलाइन बैच ले रखा था,
उसके बाद मैं ऑनलाइन लिया हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन बढ़िया है, उनके लिए बढ़िया है जो अपने लाइफ में बहुत वेल डिसिप्लिन पर्सन है, उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो अपने ऑनलाइन को मेंटेन कर लें, उनका माइंड इतना बढ़िया है, मतलब माइंड सेट से कि उनको कैचिंग पावर बढ़िया है। और मैं जब एक क्लास लिया था तो मुझे उनकी क्लास में ना वॉइस ही क्लियर नहीं आती थी सही से। सर ना पान खा कर और पढ़ाते थे, वॉइस क्लियर नहीं आती, मैं समझ नहीं पा। मैं लगभग 10 क्लास किया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बोला कि सर नहीं होगा, मैंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया। मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं दूसरी जगह फिर लिया। तो अगर आप लाइफ में अगर वेल डिसिप्लिन हो, वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं है आसपास में, लेकिन मैं ये हमेशा कहूंगा अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो ना क्लास, ऑनलाइन ले रहे हो तो अपने घर से थोड़ा दूरी रहो। आप अपने घर से, मैं नहीं कहता हूँ कि आप कहीं दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ या बेंगलुरु चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन आप अपने घर, अपने रिलेटिव से थोड़ा सा हट कर आप पढ़ाई कर लो। क्योंकि पढ़ना, कहते हैं ना कि जो, हाँ, कहते हैं ना कि आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना अकेले में मिलती है। किसी सामान को आप अभी के टाइम पे आप कुछ पाना चाहो लाइफ में, तो उसके पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना परमात्मा और परम ज्ञान पाने के लिए ना आपको स्थिर रहना पड़ेगा, होता है ना। अगर आप भाग रहे हो तो आप वस्तु को पाओगे, लेकिन अगर वस्तु के मालिक को पाना है तो आपको स्थिर रहना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको स्थिर रहना पड़ेगा। और खास करके जैसे कि राम जी भी जो है वनवास के लिए 14 साल गए थे दूर, ठीक है। तो उस तरह से आप ना खुद को आइसोलेट तो उतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि अपने मतलब बहुत रिलेटिव, बहुत जैसे कि निगेटिव दोस्त भी होते हैं, उन लोगों से भी दूर रहें। अपने बहुत निगेटिव रिलेटिव भी होते हैं, उनसे दूर, थोड़ा दूरी बना के रहें। अपने लाइफ को थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट लाइफ तक ना थोड़ा शॉर्ट लाइफ रखें, ज्यादा दोस्ती भी ना कर ले, ठीक है। तो ये सब में अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है। अगर आप ये सारी चीज नहीं कर सकते हो तो मैं प्रेफर करूंगा ऑफलाइन। ऑफलाइन में एक ऑप्शन ये होता है कि आप एनी टाइम, ये आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप दिक्कत आई इंस्टीट्यूट में ही, अगर आप जिस एडमिशन ले रहे हो, टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। क्लास के टाइम पे नहीं होंगे, क्लास के बाद आप बात कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। अच्छा, अब तो मेंटर्स भी होते हैं, तो मेंटर्स रहते हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आप डाउट क्लियर कर लो। तो ये ऑप्शन ऑफलाइन में ज्यादा होते हैं। उसके बाद ऑफलाइन में ये होता है कि आपके इंस्टेंट आंसर मिल जाते हैं। आपको डाउट आया माइंड में, सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको डाउट आया, आपने उसी टाइम पूछ लिया कि सर इसका मतलब क्या, मैं नहीं समझा, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया, आप उसी टाइम पूछ। लेकिन ऑनलाइन में एक ये डिमेरिट ये होती है कि आपने आज, मैंने भी जैसे करा है, मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ, अगले दिन उसके रिप्लाई आ रहे हैं, और पता चला कि हम स्टूडेंट उतना मतलब समझदार भी नहीं हो पाते हैं कि क्वेश्चंस जो हम, मेरी जो मन की क्वेश्चंस है, मैं क्या करूं, मैं मैसेज में करता हूँ, टीचर भी नहीं समझ पाते, वो क्लैरिटी नहीं होती ना। तो क्या है ना कि अगर आप ऑफलाइन पे हो तो आप टॉपिक के दौरान जो क्वेश्चंस होता है ना, आप उसी टाइम पूछोगे। सर को भी पता है कि आप चाह, क्योंकि वो गुरु है, उनको पता होता है कि बच्चे इससे क्या सवाल करने वाले हैं, क्या करते हैं, उनको 90% तो खैर पता होता है। तो आप आपके भावनाओं को ना कनेक्ट करके सर आपके क्वेश्चंस को समझ जाएंगे और उसका आंसर भी दे देंगे, इजीली दे देंगे। तो ऑफलाइन तो बेटर ऑप्शन है। हाँ सर, ऐसे मैं चाहूंगा, एक सेकेंड, मैं चाहूंगा कि आप दोनों से एक मेरा काफी अच्छा प्रश्न पूछने के लिए, जो थोड़ा प्रश्न मेरा लंबा होने वाला है, तो आप लोग गौर से सुने और उसके बाद दोनों आंसर देंगे, ठीक है। तो मेरा प्रश्न आज का ये है कि बच्चा नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक कितना साल हो गए, ये बताइए दोनों। नर्सरी हो गए, नर्सरी, LKG, कितने साल हो गए? UKG, 10-13 साल। 13 साल। और 13 साल के बाद ग्रेजुएट कितने साल के होते हैं, ये बताइए। अब तो पहले तो 3 साल के थे, अब तो 4 साल के कर दिए गए। 13 4 कितने होते हैं? 17। 13 ग्रेजुएट तो मतलब कि आपने उसके बाद 10 तक 12th का, भी करनी है। 11 12th भी करनी, 2 और 4 साल ग्रेजुएट की डिग्री, 4 6 और 13 6, हाँ 19 साल। 19 साल तो एक लाइफ का 19 साल, और 19 साल के बाद भी तब भी जॉब सिक्योर नहीं हो पाता, उसके बाद जॉब लेने के लिए सर कितना साल लगता है मिनिमम? पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो बहुत सी कंपनियों में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, MBA का डिप्लोमा या अलग से ऊपरी, तो 2 साल उसमें लग जाता है। 19 20 21 और एक और है कि भाई पैदा होते तुरंत तो एडमिशन नहीं ले सकते लोग। अच्छा सर, 25 हो ही जाते हैं। जो 4 हमारा साल हो ही जाते हैं। जो हमारा लगभग 24-25, आप 25 एवरेज बोल रहे हो, बट 23 24 हाँ, 25 है। 23 24 25 एवरेज है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 35 भी कूद आता है। हाँ और लाइफ टाइम का स्पैम कितना है बताइए? हाँ, जैसे इंडिया की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखे तो 70 है, लड़कों का 70 है, 75 69 70 एवरेज 71 है। 70 तो एक एवरेज नहीं मान सकते, सब कुछ 70 नहीं जी पाता,
60 ही लेके चलते हैं इसे। नहीं, मैं गवर्नमेंट 60 अभी नहीं गया है, मतलब अभी है, अभी लोग 80 तक टच कर रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 वाले भी जी रहे हैं। हाँ, आने वाले टाइम में डाटा के हिसाब से टच कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम एज 60 रहेगी, लेकिन अभी 60 to 80 है लोगों की। लेकिन तो हमारा जो स्टडी एजुकेशनल जो भी शेड्यूल है हमारा, उसको चेंज करना चाहिए, डायनेमिक फैक्टर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में होता है एक डायनामिक फैक्टर, अगर बिजनेस को चलाना है तो उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं लाते हैं तो बिजनेस हमारा डूब जाएगा। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम को अगर चेंज नहीं किए हैं तो ये हमारा खतरे में होगा, और जो स्टूडेंट इसमें डेप्थ में जो इसका क्या एजुकेशन सिस्टम का जो जेल है उसमें कैद में लोग फंसते जाएंगे। हाँ, ये बात जैसे श्याम जी ने बहुत अच्छी कही है। कुछ अदर कंट्रीज की मतलब स्टडी के साथ साथ ये भी जानना सीखें कि मतलब अदर कंट्रीज में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वो क्या क्यों ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतना थकाया नहीं जाता है। वहां पे तो ऐसा भी है कि जैसे कि हम लोगों को एडल्ट का वो मिलता है, 18 माना गया है, 18 के बाद हमको ड्राइविंग लाइसेंस ये सारी चीजें इशू हो पाती हैं। अदर कंट्रीज में 15, 16, किसी में 14 भी है, क्योंकि वहां तब तक उस बच्चे को प्रिपेयर कर दिया जाता है, उसको घसीटा नहीं जाता है इतना ज्यादा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5th 6th तक कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अचानक से बूम कर जाते हैं। आप होशियार होते हैं, वो आपसे भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? उस टाइम तक का जो भी मटेरियल होता है हमारा पढ़ाई का, बहुत मतलब ऐसे रहता है कि बच्चा अगर चाहे ना तो 2-3 साल में कवर कर, जो हमारा फर्स्ट से लेके 10th तक का मटेरियल रहता है वो दुगना टाइम खा रहा है हमारा, उसको 5 साल में बच्चा आराम से कवर उसको कराया जा सकता है। आफ्टर दैट 2 साल में उसका इंटरेस्ट जाना जा सकता है। बायो में है तो वो डॉक्टरी लाइन में जा सकता है, और मतलब इंजीनियर, मतलब उसका किस में इंटरेस्ट है। तो अदर कंट्रीज में वो फिर उसको उस हिसाब से बांट देते हैं, उसकी लाइन अलग कर देते हैं। लेकिन इंडिया में हमको 12 तक वो पढ़ाया जाता है, वही सेम चीज है। अब वो सब पढ़ाने के बाद भी अगर ग्रेजुएट भी कर लेना तो हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना नहीं सिखाया जाता है, इमोशनली बुल्ड होना नहीं सिखाया जाता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं सिखाया जाता है, जिससे कि पढ़ाई के बाद भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पास तो बस किताबी ज्ञान है, इसको सोशल नॉलेज तो है ही नहीं, ये तो पढ़ा लिखा गंवार है। ये मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है इंडिया का कि ये तो पढ़ा लिखा गंवार है। अब भाई अगला पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठा है, उसने हमने जीवन के 20-22 साल दिए हैं और उसको गवार गवार बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है ना। और ये बहुत सारी कमी है, जो अपनी आधी लाइफ ऐसे खो बैठते हैं लोग। तो इसको तो चेंज होना चाहिए, बहुत कुछ चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। आज हम लोगों को आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी में, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम अपना वही लेके बैठे हैं जो अंग्रेज बना कर गए थे। हमने अपना बिल्ड क्या किया, इसके लेके तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है भाई से। इस वक्त जैसे अब थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन आने वाला है कि आप ये बताएंगे कि जो हमारे सिलेबस है अभी से लेकर डॉक्टरी बनने या सीए करने के लिए, या कोई भी जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें वेस्टेज ऑफ सिलेबस है जो काम नहीं है रियल लाइफ में, उसे भी घसीटा जा रहा है। इसको कम करना चाहिए कि नहीं? बर्डन को कम करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट प्रभात भास्कर में आई थी कि एक नर्सरी का बच्चा हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गया। ठीक है, मैं अगर इसके रीजन, जब डॉक्टर ने रीजन निकाला तो उसके ना स्कूल के बहुत प्रेशर थे, उसके असाइनमेंट के, उसके प्रोजेक्ट के, जबकि होने को कुछ नहीं है। नर्सरी के बच्चा को माइंड जितना पीसफुल होना चाहिए उतना ना आज के पेरेंट्स ना उतना नहीं कर पा रहे। स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में डाल देते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छे कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, आप देखो वो बच्चा हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गया। उसका रीजन है प्रेशर, मेंटल प्रेशर के कारण आप उसके इतने आप प्रोजेक्ट उसको दे रहे हो, प्रेशर। रही बात आपके सिलेबस की, मैं कृष्णा सर का वो बात को मैं आंसर दिया था, एक रिसेंट एग्जांपल है। तो खैर ये पेरेंट्स आज वो समझे कि हाँ बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना डाले, ठीक है, प्यार मोहब्बत से समझाए, बच्चों को पढ़ने के लिए बोले, ठीक है। कम टू द पॉइंट, आपके वो सिलेबस की है कि वो सिलेबस को कैसे डिफाइन करने, वो मतलब रिडक्शन के लिए ये बर्डन को कम किया जाए। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करे ना, तो उसके इंटरेस्ट आपको पता ही चल जाएंगे, है ना। जैसे वो पेरेंट्स होते तो उनको पता है कि हमारा बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है या वीक है, उनको पता होता है पेरेंट्स को। हमारा बच्चा इंग्लिश में अच्छा है या वीक है, उनको पता होता है, ठीक है। तो
आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखो, 10th तक तो पता चल ही जाएगा, 10th तक तो इतना होशियार हो ही जाता है। तो आप 10th तक देख लिए, 12th में आप उसे फोर्स ना करो कि बेटा तुम ये कर लो वो कर लो। बहुतों को क्या है ना, मैं देखा हूँ ऐसे जिनको साइंस लेकर नहीं पढ़ना था, अरे पापा बोल दिए हैं तो मैं साइंस ले लेता हूँ, अरे मेरे वो भैया बोल दिए हैं तो मैं साइंस ले लेता हूँ या कॉमर्स ले लेता हूँ या आर्ट्स ले लेता हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आर्ट्स ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना, अपना कोर एरिया फाइंड करे कि मुझे इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है किसी को फिजिक्स में, हो सकता है किसी को मैथ्स में, हो सकता है किसी को केमिस्ट्री में, हो सकता है किसी को ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में हो। सारे के अलग अलग माइंडसेट है। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था। मैं कहते हैं ना, एक कोट है कि बेवकूफ भी बूढ़े हो जाते हैं। तो हर बड़े का बात तो नहीं मानना चाहिए। मैं अपने लाइफ की बता रहा हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी किसी बेवकूफ का ही बात माना था जो मैंने हिस्ट्री लेके पढ़ा था। मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ ग्रेजुएशन में। इतना मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। अच्छा सर, बीच में मैं आपको हस्तक्षेप करने के लिए सॉरी बोलूंगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा अपना भी शायरी जोड़ना चाहता हूँ। अगर जैसे गर्लफ्रेंड होती है, अगर लड़की मन पसंद की नहीं है, फिर उसे जिंदगी गुजारना बहुत तकलीफ हो जाती है। अगर मन पसंद हो, थोड़ी सी खराब भी हो, गलत भी हो, तो चल जाता है। हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बात आपकी सही है। मैं तो जैसे मैं अगर बोलूँ तो मेरी पहली मोहब्बत मैथमेटिक्स थी। हाँ। मुझे मैथ से बहुत लगाव था। मैं 12 तक मैं मैथ से पढ़ा था। मुझे बहुत मजा आता था। ऐसा लगता था कि प्यार है। मुझे जो समझ में नहीं आता, मैं रात में अगर कई ऐसे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, उससे मैं लगा रहता था। मैं अपना टाइम स्पेंड करता था उसमें। लेकिन यार हिस्ट्री ना, मैं 65% लाया। मेरे ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन वो 65% लाने में ना मेरी हालत खराब हो गई। मैं साइंस में 80% लेकर आ गया हूँ। मुझे जरा भी नहीं लगा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन मैं हिस्ट्री से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, मेरे को 65% लाने में मेरी हालत खराब हो गई। मैं लिटिल बता रहा हूँ। मैं यही कहूँगा, इंटरेस्ट अपनी कोर एरिया फाइंड करो। हर बेवकूफ, हर बड़े की बात नहीं मानो। यही कहूंगा, उनको मानो जो आपको जानते हो। जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक किसी का बात नहीं मानो। आप उनकी ही बात मानो जिसे जो है ना आपको अच्छे से जानता हो, आपको पूरे बढ़िया से। कि जैसे कोई टीचर होगा, सारे टीचर नहीं जानते आपको, शायद ही 1 या 2 टीचर होंगे जो आपको अच्छे से जानते होंगे। आपके फादर हो सकता है नहीं जानते हो आपके बारे में। आपके कोई एक दोस्त खास होगा जो आपको अच्छे से जानता हो कि भाई तेरा ये पोर्शन ना, तेरा सोशल पोर्शन तेरा बहुत सही है, या तेरा मैथमेटिकल्स तेरा बहुत सही है। बहुतों का बायोलॉजी अच्छा था। मेरे कई दोस्त है अभी कोटा में, वो तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उनके बढ़िया से कर रहे हैं। वो बहुत ऐसे जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेकर आज अच्छे अच्छे सर्विस में चले गए। ठीक है, बहुत ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इंजीनियर बन के जॉब कर रहे हैं। तो अपना कोर एरिया फाइंड करो, उस पे अपना फाइंड करके उस पे अपना वर्क करो, बस। जैसे वकार जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपना कोर एरिया फाइंड करे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, या मतलब ये समझिए कि कोर एरिया समझदार होने के बाद तो हम फाइंड कर सकते हैं जैसे, लेकिन अब बात हम लोग वो कर रहे हैं जैसे कि इस बर्डन को कैसे कम किया जाए। और इस बर्डन को, ये जो हमारा बर्डन है ना, ये 12 तक का बर्डन है, इसको मैनेज करना, इसका टाइम पीरियड कम करना चाहिए। सॉरी, माफी चाहूंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं 12 तक ही बर्डन है, उसके बाद तो 12 तक तो मजे हैं, 12 के बाद और बर्डन बढ़ जाते हैं। 12th के बाद इसलिए बर्डन बढ़ जाता है कि अचानक से रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती हैं सिर पे, और बंदा तैयार नहीं होता है उसके लिए। उसको फिर मालूम पड़ता है कि अभी तो और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, तो लाइफ इसी में आधी गुजर जाती है। तो इसीलिए क्यों ना कि 12th तक का जो हमारा कुछ बहुत सारे फालतू सब्जेक्ट आदमी पढ़ लेता है, उसको बनना डॉक्टर है, उसको अदर सब्जेक्ट भी उतने ही मार्क्स लाने पड़ते हैं, नहीं तो रिजल्ट में ओवरऑल उसको फेल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें है ना कि ये 6 से 7 तक आप, बच्चा तो आपका नहीं डिफाइन कर पाएगा अपना कि वो किस चीज में है, वो तो थोड़ा मतलब उस टाइम पे इतना मैच्योर नहीं होगा। लेकिन पेरेंट्स, टीचर, स्कूल के टीचर मेनली, वो इस पेरेंट्स भी नहीं देख पाते आजकल, क्योंकि लाइफ इतना बिजी हो गया है, पढ़ाई एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो पेरेंट्स बेचारे उनको मैनेज करने में लगे रहते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजने में। तो टीचर को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बच्चा जो भी उसके स्कूल या उसकी ट्यूशन में पढ़ रहा है, कि वो 6-7 तक उसका इंटरेस्ट किसमें है, और उसका जिसमें उसको इंटरेस्ट हो उसके उसमें मार्क्स देखने चाहिए, नोटिस करना चाहिए, और उसमें पुश करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। और थोड़ा स्कूलों में भी सिस्टम चेंज होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कुछ क्लासेस खत्म करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, कि 10th में हमको ओवरऑल सब्जेक्ट में नंबर लाने पड़ते हैं, जो कि हमको पसंद नहीं होता है, वो भी हमको पढ़ना पड़ता है, जो आगे हम जिस लाइन में जाने नहीं वाले हैं। कहने मतलब वो उसमें एक ऑप्शन दे देगा, अगर आप उसमें मतलब बहुत बढ़िया नहीं हो तो ऑप्शन रहे कि मैं ये सब्जेक्ट पढूं। हाँ, ऑप्शन देना चाहिए। मुझे जैसे फिजिक्स में अगर पसंद है मुझे फिजिक्स, तो फिजिक्स के जैसे साइंस के कुछ पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और अगर मैं मुझे बायोलॉजी पसंद है तो हाँ। मैं उस लाइन से हाँ आगे बढ़ूँ। बायो में तो यही आप बस यही कह रहे हो कि मुझे एक ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन दे दिया जाए और इस फालतू के बर्डन को बच्चे के सिर पे से हटा देना चाहिए 7 से 8 तक। फिर ये जो 3-4 साल है ना, इनको कैसे भी करके सेव करना चाहिए, इसका भी सिस्टम बनाना चाहिए भाई, मेरी समझ से। तो ये है कि बच्चा और जल्दी सीख जाएगा चीजों को, उसकी लाइफ इजी हो जाएगी, उसको फालतू की चीजें नहीं सीखनी पड़ेंगी, उसको टाइम नहीं वेस्ट होगा, वो अपनी फील्ड में बहुत बेटर हो जाएगा, और भी बेटर। डॉक्टर्स बेटर से बेटर निकलेंगे, इंजीनियर्स बेटर से बेटर निकलेंगे, परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो कम एज में तैयार हो जाएंगे, एक ही फील्ड में बहुत अच्छे तरह के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे वो। और सर इसके लिए ना सबसे पहले आपको पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बिना पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा बचपन से, जाके मैंने इससे पहले भी अभी कहा, पेरेंट्स ना बचपन से उसके कोर एरिया को फाइंड करे। आपने एक क्वेश्चन करा था कि कोर एरिया को फाइंड कैसे करेंगे, बच्चे तो 10th-12 तक उतना अंडरस्टैंड होते नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो कैसे फाइंड कर लेंगे। ये तो समझ मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद मुझे किसी चीज का एहसास होता है। तो ना आपको ना वो 10th तक तो समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। अच्छा वो बोल दिया तो मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स को बताओ, आप उनसे पूछ लो जो आपको बहुत क्लोज हो, आपको बहुत अच्छे से जानते हो, सबसे ना पूछे, ठीक है। क्योंकि बहुत टीचर को आप सारे टीचर नहीं जानते। एक स्कूल में अगर 10 टीचर है तो 10 टीचर आपको अच्छे से नहीं जानते। सब्जेक्ट टीचर है, हाँ। ओवरऑल जो आपका क्लास टीचर है ना, उसको ओवरऑल वो आपका रिजल्ट देखता है, और वो जानता है अगर वो आपका 3 साल भी क्लास टीचर रह लिया कि ये बच्चा किस चीज में होशियार, ये गेम्स में होशियार है, या ये स्टडी में होशियार है, या इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, या ये शैतान है, वो हाँ। अच्छे से जानते हैं। हाँ, तो वो चीज आप ऐसे सेलेक्ट करके आप फर्दर अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ऐसे बार बार ना हर किसी से ना पूछे, क्योंकि इंसान ना रास्ता भटकता है सिर्फ पूछने से के कारण। कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा है ना फल हो जाने से पौधे टूट जाते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, जितना ज्यादा सबसे पूछोगे, 50 लोगों से पूछ रहे, 50 लोग की 50 थॉट्स, 50 तरह की बातें आएंगी। तो आप सबसे ना पूछे, लिमिटेड रखें, 2-4 खास 5 हर किसी के लाइफ में होते हैं कि कोई बहुत अपने भैया से बहुत क्लोज होता है, जैसे कोई लड़कियां हैं तो अपनी बहन से, कोई अपने दोस्त से। तो जिससे आप टीचर हैं जिनसे आप बहुत फ्रैंक है और जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने बेवकूफ़ी करा था कि मैं ऐसे बंदे से मुझे सजेस्ट करा, मैं वो मान भी लिया जो मुझे बढ़िया से जानता नहीं था। मैं अपने टीचर का, मैं मैथ पढ़ा था अभिषेक सर से। अभिषेक सर मुझे बोले थे मैथ्स ऑनर्स कर लेना, एमएससी पहले बीएससी करना फिर एमएससी कर लेना मैथ से। मैं नहीं करूँ। मेरा एक दोस्त है प्रियांशु नाम है बंदा, आज कल परसों में ही उसकी एक बैच स्टार्ट करा है, वो नया कोचिंग खोला है, कोचिंग का नाम रामानुजन रखा है। रामानुजन, मैं जिस कोचिंग में पढ़ा था ना, हमारे बैच का नाम रामानुजन था, हमारे बैच का लड़का। अभी प्रियांशु अपना कोचिंग खोला है रामानुजन। तो मैं वो अच्छा किया, वो बढ़िया किया। अभी मेरा दोस्त है वो अभी आईआईटी चला गया, सर की बात माना, मैं नहीं माना हूँ यार। वो जो मुझे जानते थे मैं नहीं माना, मैं अभी तक भटक रहा हूँ। वो अगर मैं अच्छा, बताने वाला भी भटक रहा है, बताने वाला भी वो बेवकूफी था, वो भी भटक ही रहा है। तो अच्छे जो आपको अच्छे जानते हो उनसे अपना गाइडेंस ले, किसी से भी गाइडेंस, ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी से गाइडेंस ले लिए, 50 लोगों से ना पूछे, बोझ बढ़ेगी, पौधे टूट जाते हैं, ये हमेशा ख्याल है। अच्छा सर, हमारा जो टॉपिक था कि बच्चे के ऊपर सिलेबस का बर्डन चलता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है वो हमारा ऐसा है कि जो भी बच्चे का जैसे सर्विस लगता है, सर्विस लगने के बाद अर्न करता है बच्चा, उसके बाद भी कोई कोई खुश नहीं रह पाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। काफी रिपोर्ट ऐसे भी आई है, कोई आईपीएस बन के सुसाइड कर लिया। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, सुसाइड अगर कोई कर रहा है तो उसका सबसे पहला रीजन जाता है उसके फैमिली में। फैमिली से ही वो पहले पीस नहीं है। अब यार आप खुद सोच के देखो, उस बंदे के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो बंदा इतना पढ़ रखा है, इतना मैच्योर हो चुका है, उसके जो पावर, उसकी जो बोलते हैं ना इनर पावर, वो बहुत वीक थी। वो नॉलेज से बहुत स्ट्रांग था, नॉलेज में वो दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन उसकी जो इनर पावर थी, उसे जो घर से जब सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो घर वाले उनको समझ ना पाए, तभी वो बंदा ना अगला नेक्स्ट कदम, जो आपने कहा कि वो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए एज ए यूट्यूब पे, ये वर्ड, तो ये जो गलत कदम ना बंदा तब ले पाता है कि जब उसको घर वाले, माँ बाप ही नहीं समझ रहे कि हमारा बेटा का मन में चल क्या रहा है। भाई हमारा बेटा इतना पढ़ लिया, 50,000 कमा के भी खुश नहीं है। हाँ, अब एक आईपीएस बन गया, उसकी इनकम ठीक ठाक रहती है, सरकार इतनी देती है कि आपकी घर बढ़िया चल जाएगी, काम चल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं। तो हाँ, तो अपनी लाइफ उसके बाद भी मैं, जैसे लॉकडाउन में मैं ऐसे देखा हूँ 3-4 ऐसे डीएम, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर है ना, सुसाइड किए हैं, कई तो रिजाइन दे दिए हैं।
उसका रीजन ये था कि वो लॉकडाउन में तो बहुत सारा चीज है जो बंद हो चुका था। आईएएस ऑफिसर पे और जितने भी डॉक्टर्स पे, इन लोग पे प्रेशर ज्यादा था। पुलिस पुलिस पे, तो सिविल सर्वेंट जितने भी थे उन लोग पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब आप ये देखो कि वो सोशल प्रेशर और घर के जो फैमिली प्रेशर है, वो दोनों प्रेशर वो झेल ही नहीं पाए। तो एट द एंड वो कंक्लूजन क्या निकाले कि मैं भाई ये कदम ही उठा लेता हूँ। तो ये चीज है ना, घर वाले को सोचना चाहिए, घर वाले को समझना कि अगर वो इस टाइम पे अगर है, इतना मेंटली प्रेशर है, तो उसको जो घर में पेरेंट्स हैं वो उनको समझाएं। एक यही सॉल्यूशन है। अरे हर इंसान को प्यार की जरूरत होती है, हर इंसान प्यार का भूखा होता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा आप किसी जानवर को एक दिन बिस्कुट दे दो, अगले दिन वो फिर आगे खड़ा होता है। क्यों? उसके पेट ऐसे नहीं भरते, पेट तो भर ही जाते थे, फिर भी आपके पास आ जाता है। सिर्फ वो उसकी मोहब्बत से वो आ जाता है। ठीक है, तो हर इंसान प्यार का भूखा होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी का कोई कदम, गलत कदम उठाने पे रीजन ये होता है कि आपकी बात ना उसकी चुभ जाती है, और उसको लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब हम मतलब नहीं, वेस्ट है, वेस्ट चीज है। तो अब तभी वो बंदा ना गलत कदम ले उठा पाता है। तो इसमें ना घर के जो पेरेंट्स है, घर के जो लोग हैं, उसको समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, और प्यार मोहब्बत ना मतलब बांटे, प्यार दे, उसको लगे कि हाँ हम कुछ हैं घर में, हमारी कुछ वैल्यूज है। एक आईपीएस को अपने घर में उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगा, क्या करेगा? मतलब हमारा पूरा, मैं जहाँ जाता हूँ यार सर है सर है सैल्यूट होता रहता है, घर में ही मेरी कोई इज्जत नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर एक ये स्टेप उठाने का रीजन तो ये हो सकता है ना कि वो क्यों उठाएगा। घर में कहते हैं ना कि एक है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर तो वैसा हो जाता है। तो उसकी वैल्यूज जो है वो समझे, तो मेरे ख्याल से कोई गलत कदम नहीं उठा पाएगा। अच्छा, अब कृष्णा सर से हमारा क्वेश्चन आएगा कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी मैं इस टॉपिक पे जाने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भूल गया हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। अभी थोड़ा दूसरा, सा हाँ, इन्हीं पे आप बता दो। जैसे कि वकार जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आदमी को प्यार की जरूरत होती है, और ऐसा सच है। क्योंकि हम जो चाहते हैं ना वो पाने के बाद, जैसे कि आईपीएस बनने के बाद, आईपीएस इजीली नहीं बन जाते हैं, मतलब बहुत टफेस्ट एग्जामों में से आता है। लेकिन आप सोच लो कि बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम निकालने के बाद भी बंदा अपना ड्रीम पूरा करने के बाद भी अगर सुसाइड कर रहा है, तो उसमें इतनी खुशी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। लोग बोलते हैं ना कि वो ऐसा पहुंच गया भाई, एकदम लाइफ सेट है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप इस चीज से लगा सकते हो, मिथ है। आदमी को एट द लास्ट मतलब उसको मालूम पड़ता है कि प्यार में ही भगवान है, कि प्यार में ही सुकून मिलता है। तो आदमी को प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो कहाँ से उम्मीद रखता है? सबसे पहले तो आदमी रखता है अपने परिवार से उम्मीद, जो उसके आसपास के लोग हैं। तो उनका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छा होना बहुत ज्यादा और जरूरी उनके है। दोस्त भी ये चीज समझे, उनके दोस्त भी, और जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे लोग रील्स देख लेते हैं, और वो देख के उसको मोटिवेशन ले लेते हैं, और उसके हिसाब से कुछ भी बोलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग हैं भाई लाइफ में, यार मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो उनके मन में जो भी आता है बोल जाते हैं, और फिर बोलते हैं भाई देख मेरे मन में जो भी आता है मैं बोल देता हूँ, मैं मन का साफ हूँ। लेकिन वो बोलने से ये पहले नहीं सोचते हैं कि मेरे बोलने से मैं बोल रहा हूँ उससे सामने वाले के माइंड पे क्या असर इसका पड़ रहा है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके माइंड में पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तुमने तो ये बोल के अपनी इमेज एकदम क्लियर कर ली कि भाई जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन नहीं, आपको हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और किस इंसान से कितना बोलना चाहिए। क्या पता आपकी बात को वो उसकी माइंड इतना ज्यादा कैच कर ले, आप कुछ उससे ऐसा बोल जाओ कि वो अपने दिमाग से नहीं ना निकाल पाए, काफी दिन तक उसको कैच करके बैठा रहे, उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो आजकल ना लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और खास कर तो अपनों से, और अपनों से ही लोग जो मन में आता है वो बोल देते हैं।